रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी और ये स्क्रीन शेयर। ओके, सो बेसिकली अब ये हमारी वो टोटल इंस्ट्रक्शन की टाइप्स बन गई, यानी कि एक वो हमारी रेज ALU इंस्ट्रक्शन जिसका हमने थोड़ा सा वो भी देख लिया। एक हमारी ये वाली इंस्ट्रक्शन है जिसमें लोड स्टोर टाइप की, जिसमें एक रजिस्टर में इमीडिएट वैल्यू ऐड करते हैं, ठीक है, और उसका रिजल्ट जो है वो हम एक डेस्टिनेशन पे लिखवाते हैं। कहीं से एको आ रही है, मे बी मैं म्यूट ऑल कर दूं, आप लोगों ने जो क्वेश्चंस करने होंगे उस वक्त अनम्यूट कर दीजिएगा। ओके, सो इसके बाद जो नेक्स्ट चीज उसी लेक्चर में होगी वो ये कि ये तो रज ALU की इंस्ट्रक्शंस थी, ठीक है। नेक्स्ट होगा कि रज इमीडिएट ALU। रज इमीडिएट ALU कौन सी वाली थी, जो कि हमारी दो कामों के लिए वैसे यूज होती है। एक लोड स्टोर, लोड के लिए, ठीक है, कि जिसमें आप एक सोर्स प्लस इमीडिएट ऑपरेंड लेते हैं और उसका जो रिजल्ट है उसको डाटा मेमोरी को देते हैं एज एन एड्रेस, और उससे जो डाटा आता है वो रजिस्टर में लिखवा दें। लेकिन इन्हीं कोई एक और काम के लिए भी यूज हो सकती है। बाज़ हम ये नहीं करना चाह रहे होते कि हम एक तो हमारे पास होता है ना कि मैं लेट से कि एक तो इस किस्म की इंस्ट्रक्शन है कि मैंने कहा ऐड x1 x2 x3, ठीक है, कि दो रजिस्टर इन दोनों को ऐड करो और इसका रिजल्ट इसमें लिखवा दो। बाज़ का इसके बजाय हम चाह रहे होते हैं ऐड x1 x2 10, ठीक है, तो ये जो कांस्टेंट वैल्यू है ये मैं इसमें ऐड करना चाहता हूँ और जो रिजल्ट हो उसको इधर लिखवाना चाहता हूँ। तो इसको हम कहते हैं रेज इमीडिएट ऑपरेशन, और यही इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट जो लोड के लिए है ये इसके लिए भी यूज हो सकता है कि मैं इमीडिएट वैल्यू। इसके काफ़ी यूजेस हैं। फॉर एग्जांपल हम जब लिखते हैं फॉर i इज इक्वल टू 0, i लेस देन 10, i प्लस प्लस, ठीक है। अब मैं i में 1 ऐड करना चाहता हूँ, तो मैं x1 1 लिखूंगा, तो इसका मतलब है कि मैं रजिस्टर x1 में 1 ऐड करके वापस ही सेव करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर अब मुझे एक कांस्टेंट चाहिए, ठीक है। इसी तरह कई दफ़ा हम i इज इक्वल टू i प्लस 10 लिख देते हैं, तो इसका मतलब है कि मैं उसमें 10 ऐड करना चाहता हूँ, ठीक है। तो ये फिक्स वैल्यू करवाना। इसी तरह ये जो फिक्स वैल्यू से इनिशियलाइज करवाना है, कि i को मैं 0 से इनिशियलाइज करवाना चाहता हूँ किसी रजिस्टर में फिक्स वैल्यू में, उसको सपोर्ट करने के लिए RISC-V ने एक काम किया हुआ है कि x0 रजिस्टर जो है 0 नंबर वाला वो हमेशा 0 होता है, तो उसको उन्होंने फिक्स ट्राई कर दिया 0 से, उस पर आप लिखवाएं तो नहीं लिखा जाएगा, 0 ही लिखा रहेगा उसके ऊपर, जब भी पढ़ेंगे उस पर 0 आपको। तो इसका ये फायदा है कि जब भी किसी चीज में 0 ऐड करना है तो आप 0 ऐड कर दें। प्लस अगर मैं चाहता हूं कि लेट से रजिस्टर नंबर 10 के ऊपर, तो ये लेट से रजिस्टर नंबर 10 था और इस पर मैं वैल्यू लिखवाना चाह रहा हूँ लेट से 100, तो मैं ये कर सकता हूँ कि मैं इंस्ट्रक्शन दूं ऐड x10 x0 100। इसका मतलब है कि x0 में 100 ऐड करो और 10 पे लिखवा दो। तो x0 क्योंकि 0 है तो 0 प्लस 100 होगा, तो वो 100 ही बन जाएगा और वो x10 पे लिखा जाएगा तो मेरा काम हो जाएगा। तो ये जो मेरी इंस्ट्रक्शन है ना, ये कांस्टेंट वैल्यू किसी रजिस्टर के ऊपर लिखवा भी सकती है, ठीक है। तो इसलिए हम कहते हैं बेसिकली जो रजिस्टर इमीडिएट वाली चीज़ है ये आपको ये भी सपोर्ट करती है कि आप कोई फिक्स वैल्यू मूव कर सकें किसी रजिस्टर में। कई दफ़ा हम असेंबली में इसके बजाय मूव की इंस्ट्रक्शन दे देते हैं कि मूव x10 100, इसका मतलब है कि x10 के अंदर 100 लिखवा दो, लेकिन वो वाली इंस्ट्रक्शन जो है वो ऑटोमेटिकली इस वाली इंस्ट्रक्शन पे ट्रांसलेट हो जाएगी, ठीक है, यानी क्योंकि नीचे हार्डवेयर में उसकी सपोर्ट ऑलरेडी रजिस्टर इमीडिएट के तौर पे मौजूद है। तो असेंबली वाले को ये याद रखने के बजाय कि वो याद रखे कि यार मैंने असल में ऐड इमीडिएट की इंस्ट्रक्शन देनी थी, ठीक है, मैं इधर ऐड लिखता जा रहा हूँ, लेकिन जब कांस्टेंट वैल्यू है तो हम अमूमन उसको ऐड इमीडिएट कहते हैं। यहाँ पर ऐड इमीडिएट वाली जो इंस्ट्रक्शन देनी थी उसके वो मैं दूँ, उसके बजाय असेंबली में ज़्यादा रीडेबल रहेगा कि मैं मूव की इंस्ट्रक्शन दे दूँ, मूव कर दूँ 100 वैल्यू 10 में, लेकिन वो
नीचे खुद ब खुद असेंबलर जब उसको मशीन कोड में चेंज कर रहा हो तो वो खुद ब खुद उसको ऐड इमीडिएट में ट्रांसफर करता है। ऐसी इंस्ट्रक्शंस को बात करता हम सूडो इंस्ट्रक्शंस भी कहते हैं, कि जो आप असेंबली में लिख देते हैं लेकिन वो नीचे किसी और इंस्ट्रक्शन पे मैप ऑटोमेटिकली। ओके, तो ये वो वाला है कि अगर मैंने एक इमीडिएट वैल्यू को ऐड करना हो बजाय रजिस्टर, दोनों रजिस्टर्स के, तो अब इधर आप देख रहे होंगे कि RS2 की हमें जरूरत नहीं है, RS1 एक रजिस्टर पड़ा, दूसरी वैल्यू जो है वो इमीडिएट आ रही है, वो इंस्ट्रक्शन के अंदर से आ रही है। तो इस केस में हमने ये इमीडिएट इंस्ट्रक्शन दी और ये इमीडिएट सेलेक्ट की एक कंट्रोल सिग्नल बना दिया कि जिसकी बेस पे हम सिलेक्ट करेंगे कि इमीडिएट उठाना किधर से। ठीक है, ये क्यों करना पड़ा? क्योंकि इमीडिएट अगर आपने पीछे इंस्ट्रक्शंस देखी होंगी तो उसमें एक केस में इमीडिएट इकट्ठा 12 बिट पड़ी थी, एक केस में इधर 7 बिट पड़ी थी, 5 बिट इधर पड़ी थी। तो वो इमीडिएट सेलेक्ट अगर लेट से 0 है तो हम ये 12 की 12 इधर से उठा लेंगे, और अगर इमीडिएट आपका 1 है तो हम 7 इधर से उठा लेंगे और बाकी की 5 इधर से उठा लेंगे और उनको आपस में जोड़ देंगे। ठीक है, तो ये जो डब्बा है ये काम कर रहा है, जो सिंपली सिलेक्ट कर रहा है कि इस तरह से जोड़ना है या इस तरह से जोड़ना है। तो इसके पीछे अंदर आप इमेजिन कर सकते हैं कि आप एक मक्स लगा सकते हैं, लेट से कि आप जिसमें कह दें कि ये 12 की 12 एक जगह पे इकट्ठी आ रही हैं और दूसरी ऑप्शन में 7 एक जगह से आ रही थी, 5 एक और जगह से आ रही थी, आपने उनको मिला के 12 बनाया और आगे फॉरवर्ड कर दिया और ये इमीडिएट सिलेक्ट आ गया। तो बोलना चाह रहा है कोई आप में से, बोलना चाह रहा है? क्या आप सबको मेरी आवाज आ रही है? जी सर, आ रही है। अच्छा, ये मुझे लगता है कि किसी को फिर दोबारा नेट का कोई प्रॉब्लम शायद हुआ तो यस सर, आ रही है। ओके, सो ये आपका काइंड ऑफ वो इमीडिएट वाला काम हो गया। ठीक है, सो लेकिन क्योंकि आपके पास जो पहले इंस्ट्रक्शन थी उसमें आपके पास यहाँ से आ रहा था डाटा, अब जो आ रही है वो यहाँ से आ रहा है, तो यहाँ पर दोनों तो इससे टाई हो नहीं सकते, तो इसके लिए फिर हम इस जगह पर एक मक्स लगा देते हैं। ठीक है, जो कि चूज कर रहा होगा कि आपने इस रजिस्टर से उठाना है या आपने जो इमीडिएट वैल्यू आ रही है उसको उठाना है। ठीक है, तो ये आपका काम इसकी बेस पर डिसाइड हो जाएगा। दूसरा एक इसके अंदर सेकंड चीज जिसकी वजह से यहाँ पर फंक्शन सेलेक्ट का भी आ रहा है कि जब आप इमीडिएट वैल्यू ऐड करेंगे वो 12 बिट की है, नॉर्मली रजिस्टर 32 बिट के थे, तो उस 12 बिट की वैल्यू को साइन एक्सटेंड भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपका फंक्शन सेलेक्ट ALU को बता देगा कि यार साइन एक्सटेंड का तो आप समझते हैं ना क्या मतलब होता है कि नहीं समझते? साइन एक्सटेंड ये होता है कि आपकी अगर ये 12 बिट का नंबर है और आप इसको 32 बिट में कॉपी करना चाह रहे हैं, तो हम ये जो इसकी MSB होती है ना, ये साइन बिट होती है, ये 1 हो तो इसका मतलब होता है नेगेटिव नंबर है और 0 हो तो इसका मतलब है पॉजिटिव है। ठीक है, तो हम जब साइन नंबर ले रहे होते हैं तो हम इस बिट को आगे रेप्लिकेट कर देते हैं। अगर मैंने ये अगर 0 है तो सारों को 0 कर देते हैं, 1 है तो सारों को 1 करते हैं, उससे वैल्यू सेम रहती है, तो इसको हम कहते हैं साइन एक्सटेंशन। तो बेसिकली इसका मतलब है कि अगर अभी तक का आर्किटेक्चर देखें तो उसमें हमने रजिस्टर टू रजिस्टर वाला काम भी कर दिया, रजिस्टर टू इमीडिएट वाला काम भी कर दिया, अभी लोड वाला नहीं किया, लेकिन हमने ALU ऑपरेशन कर दी। लोड स्टोर के लिए हमारे पास डेटा मेमोरी चाहिए और उसके लिए हम देखें तो हमारे पास वही एक रजिस्टर प्लस उसमें कांस्टेंट वैल्यू ऐड करनी थी, तो यही जो रजिस्टर इमीडिएट वाली चीज है इसी को यूज करते हुए हम मेमोरी का एड्रेस जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, कि जो डेटा मेमोरी है उसका एड्रेस जनरेट होना था RS1 प्लस एक इमीडिएट वैल्यू के, तो हमने RS1 उठाया, एक इमीडिएट वैल्यू उठाई और उसको ALU में एडर ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था, हमने ALU को आगे इन दोनों को ऐड कर दो, उसने ऐड किया तो मेरा मेमोरी का एड्रेस जनरेट हो गया, और जो वैल्यू मैंने लिखवानी थी वो RS2 पे आ रही थी, वो मैंने इधर से उठाकर मेमोरी के डाटा पे दे दी, राइट का सिग्नल हमने राइट नेबल 1 कर दिया। ठीक है, तो ये मेमोरी के ऊपर लिखा गया। अभी आप देख रहे होंगे कि इन स्लाइड में आहिस्ता आहिस्ता ये रेड लाइंस कुछ ऐड होती जा रही है। ठीक है, तो ये वो कंट्रोल सिग्नल है जो कि हमने प्रिसाइसली कंट्रोल करने हैं कि हाँ अगर मेरे पास लोड की इंस्ट्रक्शन आई तब मैंने इस पर लिखवाना है, वरना मैंने नहीं लिखवाना। तो ये कंट्रोल सिग्नल जो है इसको हम अलग से हैंडल करेंगे। नॉर्मली हम किसी भी हार्डवेयर डिजाइन को दो हिस्सों में तोड़ सकते हैं,
एक डाटा पाथ और एक कंट्रोल पाथ। तो ये जो हम पूरा आर्किटेक्चर बना रहे हैं ये डाटा पाथ है और ये कंट्रोल सिग्नल है जो हमें इसके अलावा कंट्रोल करने के, ठीक है। तो ये हमने काम किया कि हमने रजिस्टर इमीडिएट वैल्यू काइंड ऑफ यूज करते हुए लोड का काम भी कर दिया, ठीक है। अच्छा, लोड करते हुए जो डाटा आएगा वो मैंने वापस रजिस्टर पर लिखवाना है ना, तो क्योंकि लोड क्या करता है, मेमोरी से उठाता है और रजिस्टर पर लिखवाता है। लेकिन मैंने पहले अभी तक का जो आर्किटेक्चर बनाया था उसमें तो ALU की आउटपुट वापस रजिस्टर पर लिखवाई जा रही थी। तो ये वाला मक्स ये काम कर रहा है कि भाई आपने ALU वाला अगर इंस्ट्रक्शन आई तो वहां से उठा लेना, ये वाली लाइन ALU इंस्ट्रक्शन के लिए, और अगर लोड की इंस्ट्रक्शन आ गई तो फिर आप मेमोरी की आउटपुट उठा लेना और इसको लिखवा देना। तो मेमोरी वाली आई तो आप ये वाला उठा देंगे, अदरवाइज आप ALU उठा। तो अब अगर इधर हम इसका आर्किटेक्चर डिजाइन करते जा रहे हैं, हम स्टार्ट हुए सिंपल ऐड सब्ट्रैक्ट वगैरह से, फिर हमने उसमें इमीडिएट की सपोर्ट डाल दी जो कि ये वाला मार्क्स जिसकी वजह से ऐड हो गया और इधर से इमीडिएट ऑपरेशन। फिर हमने कह लें कि इसकी सपोर्ट डाल दी कि हम लोड भी कर सकते हैं मेमोरी से, ठीक है। तो हमने एक और मार्क्स इस जगह पर ऐड कर दिया, ठीक है। ये हमारा काम हो गया। तो अब आपके कह लें कि ये आहिस्ता आहिस्ता हम चीज़ों को ऐड करते जाने, जो लास्ट लेक्चर में मैंने कहा था कि वो हम स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बेसिक से और फिर हम उसके अंदर चीज़ों को इस तरह ऐड करते जाते हैं कि पिछला काम भी होता जाए और नया काम भी हो जाए। तो ये मकसद हमें इसलिए ऐड करने पड़े कि पिछला काम भी होता जाए। अगर नॉर्मल ALU चल रही थी तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे और यहाँ से घूम के ये डाटा लिखा जाएगा। अगर मैंने रजिस्टर इमीडिएट वैल्यू करनी है तो फिर मैं ये इमीडिएट वैल्यू उठा लूँगा बजाय इधर से उठाने के। और इसी तरह अगर मैंने डाटा मेमोरी से उठाना है तो मैं इधर से उठा लूँगा, लेकिन नॉर्मल ALU है तो मैं इधर से उठा लूँगा। तो ये सारी चीज़ें, मतलब अभी नई चीज़ें भी ऐड होती जा रही हैं मगर पिछली चीज़ें भी इंटैक्ट। नेक्स्ट चीज़ थी कंडीशनल ब्रांचेस, जो मैंने अभी ब्रांच इंस्ट्रक्शन आपको बताई थी थोड़ी देर पहले, इफ एल्स को सपोर्ट करने के लिए, लूप्स को सपोर्ट करने के लिए। तो RISC-V में ब्रांच इक्वल, ब्रांच नॉट इक्वल, BLT का मतलब ब्रांच लेस देन, BGE ब्रांच ग्रेटर देन इक्वल टू, और ये जो है लेस देन अनसाइंड और ग्रेटर देन इक्वल टू अनसाइंड, ये साइंड वेरिएंट है, ये अनसाइंड वेरिएंट है। साइंड नंबर्स में हो तो नेगेटिव में भी आप ग्रेटर इक्वल कंपैरिजन कर सकते हैं। अनसाइंड का मतलब है कि आप उनको पॉजिटिव नंबर ट्रीट करके करें, ठीक है। तो उसको कैसे सपोर्ट करें, तो उसके लिए मैंने आपको बताया था चेंज इधर आएगी कि अब जो आपने चेक करने हैं दो रजिस्टर्स को, वो आप चेक करें, उसका जो भी रिजल्ट आएगा उसकी बेस पे आपने जो प्रोग्राम काउंटर है उसमें 4 ऐड करने के बजाय ऑफसेट ऐड करना है, जो हम ऑफसेट जो कि इंस्ट्रक्शन के अंदर ही गिवन है। तो सबसे पहले तो दो रजिस्टर्स को कंपेयर करना है। वो दो रजिस्टर इस जगह पर हमारे पास आ रहे हैं, कि आपका RS1 और RS2, ठीक है। तो अगर आपके ये दोनों आ रहे हैं तो अगर लेट से ब्रांच ग्रेटर देन है BGT X0 X10 और फिर मैं कहता हूँ कि -100, इस तरह की इंस्ट्रक्शन लिखी होगी, तो इसका मतलब ये होगा कि X0 का मतलब इस जगह पे 0 लिखा होगा, X10 का मतलब है इस जगह पे 10 लिखा होगा, और 10 और 0 रजिस्टर के अंदर जो वैल्यूज हैं हम चेक करेंगे कि अगर तो 0 इज ग्रेटर देन 10 तो ब्रांच करो वरना ना करो। और ये मैंने -100 लिखा है, ब्रांच करने का मतलब है कि जो करंट प्रोग्राम मेमोरी में इस जगह पर हम जिस जगह पर बैठे हुए थे इससे 100 पीछे चले जाओ, ठीक है, -100 चले जाओ, ठीक है। तो इस तरीके से काम, तो ये -100 किधर लिखा होगा, ये जो आपकी इमीडिएट वैल्यूज आ रही हैं इन जगहों पर लिखा, ठीक है। यहाँ पर आप -100 लिखेंगे तो आप पीछे चले। तो इसका मतलब है कि ये जो मेरे पास 0 और 10 आ रहे थे या कोई भी ऐसी वैल्यू आ रही थी तो वो मेरे पास रेज फाइल के इनपुट पे गए, उसके हिसाब से उनकी वैल्यूज आई, उनको हमने कह लें कि ब्रांच की जो भी लॉजिक बनती थी जिसमें हम ग्रेटर देन लेस देन सब कुछ चेक करेंगे और उसका रिजल्ट ट्रू या फॉल्स की फॉर्म में हमारे पास आ गया कि हाँ जी ये ग्रेटर देन था, लेस देन था। अगर ब्रांच ग्रेटर देन था तो ग्रेटर देन का चेक आ जाएगा, ब्रांच लेस देन था तो लेस देन चेक आ जाएगा। और उसकी बेस पे हमने PC में ऐड करनी है कोई इमीडिएट वैल्यू, जो कि जिस तरह मैंने जो भी एग्जांपल दी उसमें -100 वैल्यू। तो ये फिर उस केस में आप इधर से उठ के PC में वो ऐड करेंगे और वो वाली वैल्यू PC पे अपडेट करेंगे बजाय 4 के। तो यहाँ पे PC+4 भी हम लिखवा सकते हैं नॉर्मल केसेस में, लेकिन अगर ब्रांच की इंस्ट्रक्शन आई तो हम डिपेंडिंग ऑन PC सिलेक्ट की क्या वैल्यू है मैं ये वाली वैल्यू वापस लिखवाऊंगा, ठीक। तो ये ब्रांच इस तरह से सपोर्ट होगी, ठीक है।
इसी तरह जंप जो है वो अनकंडीशनल जंप है, जिसमें आपने पीसी के अंदर फिक्स्ड ऑफसेट डालना है। ये वाला मैं शायद आपको पीछे जो इंस्ट्रक्शन थी उसमें बताना भूल गया था कि रजिस्टर इनडायरेक्ट जंप या जेल आर जो थी, ये वो है जो मैंने कहा था रिटर्न करने के लिए, यानी कि जब मैं लेट मी गो टू द लास्ट स्लाइड। अच्छा, आई हैव लॉस्ट इट। वो जो फंक्शन वाला है वो मैंने रेज कर दिया, लेकिन आपको याद होगा कि फंक्शन में मैंने आपको कहा था कि मैं अगर फैक्टोरियल से रिटर्न कर रहा हूँ, ठीक है, तो वो जो रिटर्न है इट विल डिपेंड ऑन कि आपने जहाँ से कॉल किया था उसके ऊपर वापस जाना है। तो मुझे इस जगह पर एक जंप इस किस्म की इंस्ट्रक्शन चाहिए जो मुझे कहे कि x1 में हमने सेव किया था कि किस जगह पर वापस जाना है। तो यहाँ पर जंप बेसिकली जेल आर, उसका नाम है जेल आर x1 लिख दूंगा। तो इसका मतलब है कि x1 जिसमें 0 ऑफसेट के साथ चले जाओ, तो जो भी x1 में वैल्यू है उस जगह पर जंप करके चले जाओ, ठीक है। जब मैंने इधर से कॉल किया था फंक्शन, तो सॉरी ये ऊपर जाएगा फंक्शन, तो जब मैं रिटर्न पे पहुंचा तो मैं इधर वापस आऊंगा, अगर क्योंकि जेल जो थी उसने 7x1 पे रिजल्ट उसका PC+4 स्टोर कर लिया था। अगर इधर से कॉल किया था तो PC+4 की वैल्यू ये होगी, तो मैं जेल आर x1, ये वो वाली इंस्ट्रक्शन है जो कि हमारी जेल वाली जो भी ये वाली इंस्ट्रक्शन कि हम, अच्छा ये वाली इंस्ट्रक्शन वैसे तो हमने हमेशा x1 पे वापस जाना था, लेकिन ये बनाई इस तरह ये कि आप किसी भी जगह जा सकें, ठीक है। तो इसमें हम एक सोर्स बताते हैं और एक इमीडिएट वैल्यू बताते हैं कि जो सोर्स रजिस्टर है, जो कि अगर हम x1 पे वापस जाना है तो हम इधर x1 दे देंगे और इमीडिएट वैल्यू 0 दे देंगे, ठीक है। तो ये उनको कहते हैं इस रजिस्टर प्लस ऑफसेट पे चला जाए, और RD आई थिंक किसी और मकसद के लिए यूज हो रहा है। जंप टू टारगेट एड्रेस गिवन बाय एडिंग 12 बिट ऑफसेट टू रजिस्टर RS1, ठीक है। तो RS1 में ऐड करो और उस जगह पे जा जाओ। द रिटर्न एड्रेस इज रिटर्न टू RD, ठीक है। जो भी जो रिटर्न एड्रेस है वो हम साथ इसमें स्टोर करवा लेते हैं। ये फंक्शन कॉल में ये रिटर्न एड्रेस स्टोर करवाने की जरूरत नहीं है, तो हम इसको x0 भी लिख सकते हैं। अगर हमने कुछ ना करना हो तो x0 का मतलब है कि उधर 0 हमेशा लिखा था, तो वहां पर कुछ भी नहीं लिखा जाएगा। लेकिन इसका भी फायदा है कि अगर बाज़ हमें ये कह लें कि हम रिटर्न एड्रेस भी स्टोर करवाना चाहते हैं, उसकी वजह जो है वो मैं इस कोर्स में कवर नहीं करूंगा, लेकिन उसकी वजह नॉर्मल लेवल लैंग्वेजेस की नहीं है, उसकी ज़रूरत ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में है, जिसमें हमें डायनामिक लिंकिंग करनी है और रन टाइम के ऊपर, तो उसमें यूज़ होता है। तो हम उसको फिलहाल छोड़ देते हैं। हमारे केस में आप समझें कि यहाँ पर हमेशा 0 होगा, यानी कि ये ज़ाया गया, और हमने हमेशा इधर x1 दिया और साथ इमीडिएट वैल्यू। तो ये अब हमारा टोटल डिज़ाइन बनता है। ये यही जो हमने थोड़ा सा ये वाला डिज़ाइन बनाया था, सो दिस इज काइंड ऑफ आवर डिज़ाइन, और ये उसी की थोड़ी सी एक्सपेंडेड फॉर्म है जिसमें हमने ब्रांच और जंप को पूरी तरह एक्सप्लेन किया हुआ है। इसमें जो हमारा पीसी को जा सकता है वो एक एड्रेस है, सिंपल PC+4 भी लिखा जा सकता है, जो सबसे पहली ऑप्शन है कि पीसी में आप 4 ऐड करके इधर दे दो, या इसमें जो ब्रांच का एड्रेस आ रहा है वो भी आ सकता है, या जंप का जो टारगेट्स हैं वो भी आ सकते हैं। तो जंप के जो है वो जेल आर की बेस पे भी आ सकता है कि आप x0 पे रिटर्न कर रहे थे, और दूसरे जंप भी हो सकते हैं। तो ये हमारा काइंड ऑफ पूरा बात। तो ये काइंड ऑफ हमारा मोर और लेस जो डिज़ाइन था, जिसको मैंने क्विकली रिकैप किया। इसके अंदर ये जो रेड सिग्नल्स हैं ये हमने अभी तक डिज़ाइन नहीं किए, ये हमारे कंट्रोल सिग्नल्स हैं, ये जो रेड लाइंस हैं। इसको आप जहन में रख लें कि ये कौन कौन सी हैं, ठीक है। मैं इस तस्वीर से आपको, मैं तस्वीर को एंड तक ले जाता हूँ। आई थिंक ये बन चुकी है। इस तस्वीर में आप एक दफ़ा इसको जहन नशीन कर लें, क्योंकि हमें इनको अभी आगे यूज़ करना होगा कि कंट्रोल सिग्नल हमारे हैं कौन कौन से। एक है रेज राइट नेबल, इसका मतलब है कि कब रजिस्टर पर लिखवाना है। रजिस्टर पर कब लिखवाना है? जब भी कोई ऐसी इंस्ट्रक्शन होगी जो रजिस्टर पर लिखवा रही है। फॉर एग्जांपल मैंने ऐड किया 2 नंबर्स को, उसका रिजल्ट मैं रजिस्टर पर लिखवाऊंगा। अगर मैंने सब्ट्रैक्ट किया, मल्टीप्लाई किया, कोई भी ALU इंस्ट्रक्शन है मैं रजिस्टर पर लिखवाऊंगा। अगर मैंने लोड किया मैं मेमोरी से उठाकर रजिस्टर पर लिखवाऊंगा। अगर मैंने स्टोर किया तब मैं रजिस्टर पर नहीं लिख पाऊंगा, क्योंकि स्टोर ने रजिस्टर से उठाकर मेमोरी पर लिखवाना था, तो उस केस में रेज राइट नेबल 0 होना चाहिए। तो इस तरह से ये रेज राइट नेबल है कि कब रजिस्टर पर लिखवाना है।
इमीडिएट सिलेक्ट ये है कि आपने इमीडिएट को वो जो 12 इकट्ठी थी वहां से उठाना है या इमीडिएट को हमने 5 इधर और 7 उधर से उठाना है। ये डिपेंड करता है कि आपकी इंस्ट्रक्शन कौन सी चल रही है। ठीक है, तो एक इंस्ट्रक्शन की टाइप थी जिसमें ये इकट्ठी थी, यानी कि जो आपकी रेज इमीडिएट वाली थी उसमें आई थिंक इकट्ठी थी, और जो आपकी कह लो कि स्टोर की थी उसमें ये अलग थी। बहरहाल वो हम दोबारा इसको वापस आएंगे। तो ये इमीडिएट सिलेक्ट ये काम कर रहा है। फंक्शन सिलेक्ट ये कर रहा है कि ALU ने काम कौन सा करना है। ठीक है, OP2 सिलेक्ट ये कर रहा है कि ऑपरेंड सेकंड जो है, OP2 ऑपरेशन नहीं है, ऑपरेंड है कि ये जो एक तो हम रजिस्टर से ले रहे हैं ALU में, दूसरा वाला जो ऑपरेंड है ये रजिस्टर से उठाना है या इमीडिएट वैल्यू उठानी है जो कांस्टेंट वैल्यू आ रही है इंस्ट्रक्शन के अंदर। मेम राइट क्या है, मेमोरी पर लिखवाना है या नहीं लिखवाना। WD सिलेक्ट, राइट बैक सिलेक्ट, कि क्या आपने लोड इंस्ट्रक्शन होगी तो मेमोरी वाला डाटा वापस राइट बैक करना है, राइट बैक का मतलब है वापस रजिस्टर फाइल पे लिखवाना। अगर ALU इंस्ट्रक्शन है तो ALU का डाटा लिखवाना। PC सिलेक्ट क्या कर रहा है कि प्रोग्राम काउंटर के में 4 ऐड करना है या ब्रांच या जंप वाले इंस्ट्रक्शन करना है। ये हमारे कंट्रोल सिग्नल्स हैं। इनको डिजाइन करने के लिए कंट्रोलर बनता है जो कि कुछ फिक्स किस्म की लॉजिक्स होती है। ठीक है, तो कंट्रोलर जो हम बनाते हैं उसकी भी 2-3 ऑप्शंस हैं। एक ऑप्शन होती है कि हम इधर एक मेमोरी लगा लें जिसमें मेरे पास ऑप कोड आए और उसकी बेस पे मैं सिलेक्ट कर लूँगी ये क्या है। और एक ऑप्शन ये है कि मैं हार्ड वायर्ड कंट्रोल लॉजिक बना लूँ। ठीक है, तो पिछले ज़मानों में ये भी रहा हुआ है कि कंट्रोल लॉजिक जो है वो एक रैम से कंट्रोल हो रही होती है, इधर एक मेमोरी लगी होती थी। उसके भी कुछ फ़ायदे हैं। उसको माइक्रो कोडेड स्टेट मशीन कहते हैं कि जिसमें आप माइक्रो कोड इधर से इनपुट पे आ रहा है और उसकी बेस पे आप कंट्रोल सिग्नल सेलेक्ट करें। उसका एक फ़ायदा ये है कि कल को फ्यूचर में आपने कोई चीज़ चेंज करनी हो तो आप उस मेमोरी के अंदर जो आपने चीज़ें लिखी हुई उनको चेंज कर देंगे तो यही स्ट्रक्चर जो है ये कोई और काम करना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये उसका एक फ़ायदा है। लेकिन प्रैक्टिकली इस कोर्स में हम इसको हार्डवायर्ड वाले को ज़रा कवर करेंगे क्योंकि ज़्यादातर यही यूज़ होता है। हार्डवायर्ड का मतलब है कि हम इसके लिए फिक्स लॉजिक्स बना दें। फिक्स लॉजिक कैसे बनानी है, उसके लिए हम एक टेबल बना सकते हैं कि हम क्या इसमें हमने टॉप पे, आप सब ने शायद लॉजिक डिज़ाइन पढ़ा होगा, राइट। तो लॉजिक डिज़ाइन में जब हमने कोई भी लॉजिक बनानी हो तो सबसे पहले हम उसका एक ट्रुथ टेबल बनाते हैं जिसमें हम कहते हैं कि किस इनपुट पे मुझे क्या आउटपुट चाहिए। ठीक है, तो ये उसी ट्रुथ टेबल की थोड़ी सी मॉडिफाइड फॉर्म है कि मेरी ये सारी आउटपुट्स हैं। तो समझे इस आउटपुट के लिए ये वाला हिस्सा जो है ये इसका टेबल है IM सिलेक्ट का, ये वाला, और ये इनपुट पे OP2 सिलेक्ट क्या होना चाहिए, फंक्शन सिलेक्ट क्या होना चाहिए। तो मैं इनमें से कुछ कवर कर देता हूँ, बाकी आप खुद भी फिल इन कर सकते हैं कि कंट्रोल की क्या लॉजिक होगी। फॉर एग्जांपल आपकी जो इंस्ट्रक्शन आ रही है वो सिंपल ALU वाली इंस्ट्रक्शन है, यानी इमीडिएट वाली नहीं है। ऐड की इंस्ट्रक्शन है, 2 रजिस्टर्स को ऐड करें। तो इसमें आप क्या होगा, इसमें आपका इमीडिएट ऐसे सिलेक्ट होना चाहिए जो कि आप इमीडिएट वैल्यू मैटर ही नहीं करती, जो मर्जी सिलेक्ट हो। ठीक है, बिकॉज आपका सेकंड ऑपरेंड जो आ रहा था वो आ ही कह लें उससे रहा था। एक मिनट, मैं एक छोटा सा काम ये करता हूँ ताकि मैं क्विकली इनमें स्विच कर सकूँ कि ये जो आखिरी स्लाइड थी इसको इसके साथ डाल देता हूँ ताकि मैं आगे पीछे मूव कर सकूँ। और इसकी जो एनिमेशन हैं उनको मैं ख़त्म कर देता हूँ। चलो, ओके, मैं चाह रहा हूँ कि मैं क्विकली बैक एंड फोर्थ जा सकूँ। ठीक है, तो ALU इंस्ट्रक्शन चलनी है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि यहाँ से 2 रजिस्टर्स रीड होंगे, वो इधर ALU को जाएंगे। तो ये वाला जो OP2 सिलेक्ट है ये सिलेक्ट कर रहा होगा इस साइड। इमीडिएट सिलेक्ट मैटर ही नहीं करता, इसलिए क्योंकि ये चाहे एक टाइप का इमीडिएट सिलेक्ट करे या दूसरे का, हम इस साइड से उठा ही नहीं रहे वैल्यू, हम उठा ही इधर से रहे हैं। तो इसलिए ये डोंट केयर है, वी डोंट केयर अबाउट। तो इसलिए आप देखें IM सिलेक्ट पे हमने कहा हुआ है कि वी डोंट केयर। स्टैटिक का मतलब है वी डोंट केयर। डोंट केयर यूज हो सकते हैं सर्किट को थोड़ा सा ऑप्टिमाइज करने के। दूसरा OP2 सिलेक्ट में हमने कहा कि हमने रजिस्टर को उठाना है, इमीडिएट वैल्यू नहीं उठानी। ठीक है, फंक्शन सिलेक्ट क्या है, जो भी फंक्शन की वैल्यू आ रही है जो आपकी अगर
जो भी इधर से फंक्शन सेलेक्ट कर रहा था कि फंक्शन वाली बिट्स में क्या है, ALU ने कौन सा ऑपरेशन करना है, तो फंक्शन की बिट्स में अगर ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई कोई भी ऑपकोड आ रहा हो वो हम उसी तरह इसको फॉरवर्ड कर देंगे। ठीक है, मेम पे राइट नहीं करना हमने, क्योंकि ALU इंस्ट्रक्शन है, ये दो रजिस्टर्स को रीड करती है और रजिस्टर पे ही राइट करती है। ठीक है, RF W इनेबल, RF क्या था, रजिस्टर फाइल का राइट इनेबल, आई थिंक इधर कहीं पे नजर आ रहा है, आई थिंक ये रेज राइट इनेबल को इधर RF लिखा हुआ है, इसका मतलब रजिस्टर फाइल पर लिखवाना है कि नहीं। तो ALU का रिजल्ट जो है वो हमने रजिस्टर्स पर लिखवाना, क्योंकि ALU दो रजिस्टर को ऐड करके वापस रजिस्टर पे ही लिखवा रहा है, तो हमारे पास ये मैं बंदा मुझे डिस्टर्ब ना करे, मैं उसको मैसेज करूँ। ओके, सो राइट बैक सिलेक्ट क्या है, ये तो हो गया कि रजिस्टर, क्योंकि दो रजिस्टर्स को रीड करना है वापस रजिस्टर पर लिखवाना है, जिसके अंदर रजिस्टर फाइल का राइट 1 होना चाहिए अगर ALU इंस्ट्रक्शन हो। राइट बैक सिलेक्ट क्या चीज़ है कि क्या मैंने ALU को लिखवाना था या मेमोरी को लिखवाना था, मेमोरी की आउटपुट। तो हमने इस केस में हमने क्योंकि ALU वाली इंस्ट्रक्शन है तो हमने ALU लिखवाना है, हमने मेमोरी को नहीं लिखवाना। ठीक है, तो जो भी हमारा ALU की आउटपुट आ रही है, और कहाँ पर लिखवाना है, वो RD वाली फील्ड जो थी, जो कि हमारी इंस्ट्रक्शन के अंदर आती है, ये हमारा WA सिलेक्ट है। WA सिलेक्ट अगर मैं देखूँ, सॉरी, तो WA सिलेक्ट जो है वो ये वाला जो चीज़ है कि आपका राइट नेबल, ये जो कि इसमें वैसे है नहीं WA सिलेक्ट, मुझे आ रहा है कहीं पे नजर नहीं, WB सिलेक्ट था, WA सिलेक्ट नहीं है। आई थिंक यहाँ पर एक और मार्क्स होगा जो कि इस जगह शो नहीं हो रहा, तो बेसिकली किसी केस में हमें ये चेंज भी करना पड़ेगा कि हमने किस जगह पर लिखवाना है। PC सिलेक्ट, PC पे क्या लिखवाना है, PC+4 ही ALU इंस्ट्रक्शन है तो PC पे नॉर्मल ऐड ही होता रहेगा। इसी तरह आप देख सकते हैं कि ALU इमीडिएट होगी तो फिर हमने ALU इमीडिएट में जो हमारी दो टाइप्स बनती हैं, इसमें 12 बिट जो इकट्ठी आ रही हैं, ये वो वाली टाइप है कि 12 बिट इकट्ठी उठा लो। और इस इमीडिएट इंस्ट्रक्शन है तो सेकंड ऑपरेंड रजिस्टर से नहीं आ रहा बल्कि इमीडिएट वैल्यू आ रही है। बाकी अगर देखें तो फंक्शन सेलेक्ट में जो भी फंक्शन आ रहा है और आगे की चीजें उसी तरह कॉमन है। तो इस तरह हम ये पूरा टेबल फिल करते जाएंगे, फॉर लोड वर्ड, फॉर स्टोर वर्ड, फॉर जाम जैल वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है, अच्छा ये WA सिलेक्ट जो था, ये मेरा ख्याल है ये चीज थी कि हमने ये जो सिलेक्ट, ये जो WA आ रहा है इसी की बात शायद हो रही है कि किस जगह पर लिखवाना है। तो यहाँ पर इस वक्त वो मार्क्स नहीं लगा हुआ, लेकिन जंप एंड लिंक के केस में हम इंस्ट्रक्शन से नहीं उठा रहे होंगे बल्कि यहाँ पर हम हमें 1 वाले रजिस्टर पर लिखवा रहे होंगे। ठीक है, कि जंप एंड लिंक की इंस्ट्रक्शन आई तो हमने जंप भी करना था लेकिन PC+4 को इस जगह पर लिखवाना था, तो वो इस डायग्राम में शो नहीं हो रहा, मगर अगर आप इस पूरे टेबल को देखें तो इससे आपको ये चीज़ समझ आ जाती है कि हमारे पास अगर जैल की इंस्ट्रक्शन है तो हम X1 पर लिखवा रहे हैं। ठीक है, तो X1 पे हमने PC+4 लिखवाना। ठीक, तो ये टेबल बेसिकली, इस टेबल की अगर हम लॉजिक डिजाइन कर लें बिल्कुल इसी हिसाब से, इनको डोंट केयर अज्यूम करते हुए और इनको, तो ये हमारे पास एक हार्ड वायर्ड कंट्रोलर बन जाएगा जो कि इस प्रोसेसर को चला सके। तो आई थिंक कि हमने जो लेक्चर था, वीडियो लेक्चर, उसमें यहीं तक कवर किया था, राइट? आप लोगों ने पढ़ा देखा होगा, उसमें कोई आखिर में जाकर हमने पाइपलाइनिंग स्टार्ट कर दी थी कि नहीं की थी? नहीं पाइपलाइनिंग अभी नहीं हुई थी? नहीं नहीं सर, इसमें पाइप प्लानिंग नहीं थी। ठीक है, तो दिस इज मोर और लेस जो मेरा ख्याल था कि मैं 15-20 मिनट में कवर कर लूंगा, वो मैंने सवा घंटे कवर कर लिया। तो अब आप लोगों के इस इधर तक के कोई क्वेश्चंस हो तो वी कैन एड्रेस दोस।
सर खूब डिटेल में पढ़ेंगे तो फिर क्वेश्चन माइंड में आएंगे, अभी तो फिलहाल बस सुनते जा रहे हैं। जी सर, पढ़ के नहीं आए? क्वेश्चन है सर। पढ़ के नहीं आए? सर सर, ये नहीं question पढ़, है सर। मैं तो नहीं पढ़ सका, बाकी अच्छा, लोग पढ़। चले मैं दोबारा असाइनमेंट का जिक्र कर रहा हूँ, नेट ना तो मुझे तो मैं कल तक एक असाइनमेंट अपलोड करता हूँ जो, क्योंकि फ्राइडे को ड्यू होगी, तो ऑब्वियसली उस असाइनमेंट के प्रेशर में जो कुछ नहीं पढ़ा वो पढ़ लेंगे, ठीक है। तो ये मेरे लिए बहुत फैसिनेटिंग एरिया है ओवरऑल। मैं वैसे ही इसमें इंटरेस्टेड हूँ, मेरा दिल चाहता है कि मैं कहते हैं 1-2 प्रोसेसर खुद ही डिज़ाइन कर लूँ, तो शायद मैं एज अ हॉबी कोविड की वजह से कुछ ना कुछ कर ही लूँ। तो कहने तो आप लोगों का भी आई होप में आप में भी इंटरेस्ट कुछ ना कुछ पैदा हो, स्पेशली जो पहले 2 लेक्चर थे जो इनमें हमने जो डिज़ाइन का काम काफ़ी किया। तो ठीक है, आप लोगों का अगर फिलहाल कोई क्वेश्चन नहीं है तो मे बी नेक्स्ट क्लास के स्टार्ट है में सर, फिर हम इसके क्वेश्चन है सर। क्वेश्चन लेंगे। सर मेरे भी एक दो क्वेश्चन है। हैं क्वेश्चन? चलें, वेरी गुड, तो आ जाएं क्वेश्चन। जी सर। जी जी पूछें। सर कल के लेक्चर में जो हमने हार्डवेयर कंपोनेंट यूज की थी सर, ये जी। मल्टीप्लेक्सर और डीमक्स, जी, तो ये डी क्या मुखफ़फ़ है, क्या है सर? मुखफ़फ़ डीमक्स, डी मैंने उसे इस मल्टीप्लेक्सर। तरह किया, कहता रुक डी मैं तो भाग रहा हूँ, मेरे एक मिनट, गया तो गया भाग रहा ठीक है। ये एक मिनट, क्वेश्चन किसने पूछा था, नाम बताइएगा अपना। शम्स सर। जी शम्स, अच्छा। तो अभी की ये खड़खड़ की आवाज़ किसी से आ रही है? और कोई मत यार, ये आइए ना ना ये सर सबको म्यूट कर रहे हैं आप, जी कि किसी की तरफ कोई इशू है आप म्यूट कर दें। सर सबको म्यूट करके भी शम्स। अच्छा, म्यूट शम्स भी हो जाएंगे। शम्स आपने जब पूछना हो तो आप अनम्यूट करें। आपका क्वेश्चन जो मुझे समझ आया है वो ये कि ये किसका मुखफ़फ़ है। मक्स कहते हैं मल्टीप्लेक्सर को, डी मक्स कहते हैं डी मल्टीप्लेक्सर को। मल्टीप्लेक्सर खुद कहाँ से निकला लफ्ज़ मुझे नहीं पता यानी बस डिफरेंट ऑप्शन में चूज करने वाली चीज को हम मल्टीप्लेक्सर कहते हैं। दूसरा सर सवाल ये है सर, ये फॉलिंग एज और राइजिंग एज ज्यादातर यूज हुआ है। दूसरा जी। टाइट ट्रम सर, और तीसरा ऑफसेट और ऑफसेट सिकेल्ट और साइन एक्सटेंड सर, इनके बारे में थोड़ा सर रिपीट कर दें सर। अच्छा, पहले एक एक करके करते हैं। आपने सबसे पहले कहा फॉलिंग एज और राइजिंग एज, राइट? जी सर। जी, तो मेरी स्क्रीन तो अभी शेयर्ड ही है ना आप लोगों से? जी सर। जी सर। तो यहाँ पर हमने जो शुरू में देखा था, ये जब हम कंपोनेंट्स पढ़ रहे थे, बेसिक कंपोनेंट्स, ठीक है। तो ये जो 0 to 1 जा रहा होता है ना, इसको हम कहते हैं राइजिंग एज, और 1 to 0 जब क्लॉक जा रहा होता है इसको हम कहते हैं फॉलिंग एज। राइज का मतलब है कि वो उठ रहा है, 0 से 1 जा रहा है, और फॉल का मतलब है कि 1 से 0 जा रहा है। नॉर्मली जो आपके जितने भी सर्किट है ना, वो इस क्लॉक के एज पे चल रहे होते हैं, और नॉर्मली वो किसी एक एज पे चल रहे होते हैं, चाहे वो राइजिंग पे चल रहे हो चाहे फॉलिंग पे, लेकिन वो एक फिक्स एज हम डिफाइन कर रहे हैं। सिवाय DDR रैम्स जो हैं उनमें आप दोनों एजेस पे काम कर रहे होते हैं, लेकिन वो अभी हमारा मतलब टॉपिक नहीं है, और वो हम इस कोर्स में उसको डिस्कस भी नहीं करेंगे। तो हमारे आप लॉजिक डिज़ाइन के परस्पेक्टिव से आप हमेशा किसी एक एज के ऊपर काम कर रहे होते हैं कि ये जब एज आएगा उस वक्त रजिस्टर्स वैल्यू स्टोर करेंगे उस, और फिर जब तक अगला एज नहीं आएगा तब तक लॉजिक अपनी वैल्यू कंप्यूट करती रहेगी, और जो कंप्यूट होने के बाद जो नेक्स्ट वैल्यू आएगी उसको हम अगले एज के ऊपर देखेंगे। तो हमारे पास दोनों एजेस के दरमियान जो टाइम होता है उतने टाइम में हम अपनी पूरी कंप्यूटेशन कंप्यूट कर सकते हैं। अच्छा, अगला आपका क्या क्वेश्चन था राइजिंग एज और फॉलिंग एज के बाद? टाई ट्रम सर, जो लास्ट सेकंड लेक्चर में टाई ट्रम, टाई सर वो यूज हुआ था। क्या यूज हुआ था? टाई, टाई सर, टाई ट्रम। टाई स्पेलिंग क्या था, कोई याद? टाई किस कॉन्टेक्स्ट में यूज? कनेक्ट करने को कह रहे हैं कि किसी लाइन के साथ आपने टाई कर दिया था। अच्छा जी जी बट सर। टाई करेंगे मतलब 2 तारों को जोड़ दे, ठीक है। तो मतलब जिस तरह आपके पास एक तार है उसको एक जगह से उठा के दूसरी जगह कनेक्शन दे दें, जिस तरह आप अपना लैपटॉप सॉकेट में लगाते हैं, ठीक है। तो वो सॉकेट को आपने टाई कर दिया, ज्वाइन करने को टाई करना कहते हैं, ठीक है। दूसरा सर इमीडिएट वैल्यू और ऑफसेट सर। इमीडिएट वैल्यू हम कहते हैं जो भी ये कोई कांस्टेंट वैल्यू हम दे रहे हो, ठीक है। तो जिस तरह अभी मल्टीपल
इंस्ट्रक्शन हमने इस किस्म की पढ़ी हैं, जिस तरह ऐड इमीडिएट टाइप की इंस्ट्रक्शन है। तो ऐड इमीडिएट का मैंने अभी एग्जांपल आपको दी थी कि जिस तरह कौन सी वाली है गुजरी है, ये जो इस जगह इस वाले सर के इनकी ऊपर कोई रियल लाइफ में जिस वक्त हम रियल लाइफ में सर जिस वक्त हम पीसी पे काम कर रहे होते हैं, कोई मिसाल सर जी मैंने आपको समझने में अभी दुश्वारी हो भी रहा है उसकी सर। मिसाल दी थी ना, जिस तरह मैंने अगर लिखना हो x इज इक्वल टू x प्लस 10, आपने किसी लैंग्वेज में, आप जी सर। सी में, पाइथन में, किसी में कर रहे थे, ठीक है। तो अब x में आप 10 वैल्यू स्टोर करना चाहते हैं, x में 10 ऐड करना चाहते हैं, ठीक है। तो अब ये रेज फाइल में मैंने x लोड कर दिया, x की लेट से पुरानी वैल्यू थी 120, ठीक है। तो मैं इसमें 10 ऐड करना चाहता हूँ। तो ये जो 10 है ना, ये कैसे ऐड करूँ? इसके लिए अगर मैं रेस्ट 5 पे काम कर रहा हूँ तो मैं कहूँगा ऐड इमीडिएट, ठीक है। तो लेट से कि मैंने इसको, ये जो x था इसको मैंने x2 के ऊपर लोड किया हुआ था, तो मैं कहूँगा x2 में 10 ऐड करो और वो वापस x2 में स्टोर हो। तो ये जो 10 मैंने लिखा है ना, दिस इज कॉल्ड इमीडिएट वैल्यू। इसका मतलब है कि मैं किसी रजिस्टर से नहीं उठा रहा, बल्कि फिक्स्ड एक वैल्यू दे रहा हूँ। तो वो मैं कैसे दूंगा? वो मैं ये जो आई टाइप इंस्ट्रक्शन है ना, मैं इसमें कहूँगा, यहाँ पर लिख दूंगा कि मैंने लिखवाना है x1 में, सॉरी x2 में। ये वाली इंस्ट्रक्शन जो थी ये कह रही थी कि x2 में लिखवाना है। पढ़ना भी x2 से ही है कि x2 को ही उठाओ, उसमें 10 ऐड करो और वापस x2 में ही लिखवा दो। तो वो जो 10 है ना, वो ये इस वाले हिस्से में आ जाएगा, ये जो इमीडिएट वाली फील्ड है इसमें हम लिखवा देंगे बाइनरी में 10। तो जब ये वाली इंस्ट्रक्शन चलेगी तो हमने अभी जो आर्किटेक्चर बनाया है उसमें इमीडिएट वैल्यू यहाँ से उठेगी, उसमें x2 ऐड होगा जो भी पुरानी वैल्यू थी, जो लेट से इसके इसमें 120 है, तो 130 नई वैल्यू आएगी, वो वापस हम x2 में लिखवा देंगे, तो x2 की अगले साइकिल में वैल्यू हो जाएगी 130। तो रियल लाइफ में जब भी आप कोई कांस्टेंट ऐड कर रहे हैं किसी हायर लेवल लैंग्वेज में, वहां पर ये इमीडिएट वैल्यू यूज होगी। ठीक है, कुछ क्लियर हो गया? जी सर। ठीक सर ये ऑप कोड जो है, ऑप कोड 7 बिट फिक्स ही रहेगा? देखें, ये अगर आप अपना प्रोसेसर डिजाइन कर रहे हो, ये इट्स ऑल अप टू यू कि जितने का ऑप कोड रखें, ठीक है। हम क्योंकि रेस्ट 5 पढ़े हैं, उन्होंने 7 बिट का रखा हुआ है, तो हम इसलिए 7 बिट कर रहे हैं। मैं आपको जो असाइनमेंट दूंगा उसमें अगर मैंने आपको 10 इंस्ट्रक्शन कही हैं, तो 10 इंस्ट्रक्शन के लिए आपका 0 से लेकर 10 तक आपको ऑप कोड की वैल्यू चाहिए, या 0 से लेकर 9 तक चाहिए अगर 10, तो 9 जो है ना वो आपका 4 बिट में आ जाता है, तो 4 बिट का भी काफी है। अच्छा, ये मीटिंग का टाइम खत्म हो रहा है, मैं दोबारा स्टार्ट करता हूँ, फिर हम बाकी क्वेश्चन। ओके सर, ओके। नमाज का टाइम हो गया है।